गोजो फौरन उसकी बात का मजाक बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम तो बहुत वीक हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है। उताहिमे गोजो की बात सुनकर गुस्से में कहती तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ महितो जोगो को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो। महितो जोगो की तरफ गौर से देखता है और उसकी हालत देखकर हैरानी से कहता है, तुम्हारी तो लगभग पूरी बॉडी फिर से बन गई है। जोगो अपनी नई बनी हुई बॉडी की तरफ देखते हुए जवाब देता है, हाँ, इस जगह का असर ही कुछ ऐसा है, इंसानों के बीच ऐसा माहौल नहीं मिलता। महितो जोगो की बात समझते हुए कहता है, वैसे पूरी बॉडी ना हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है, खुद का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जोगो भी महितो की हालत को नोटिस करता है और कहता है, वैसे महितो, तुम्हारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही। महितो ये सुनकर समझ जाता है कि जोगो ने उसकी हालत पहचान ली है और कहता है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया, सुकना और उसका वेसल दोनों ही मेरे पक्के दुश्मन हैं। महितो फिर अपनी पिछली सिचुएशन को याद करते हुए बताता है, मैंने अपना खेल शुरू किया था क्योंकि मुझे जुनपे नाम का एक खिलौना मिल गया था। शुरू में बहुत मज़ा आया, लेकिन फिर बाजी ही पलट गई। महितो समझाता है कि उसका प्लान जिस तरह वो चाहता था उस तरह काम नहीं कर सका। वो कहता है, तुम्हें पता है, मैं किसी को मारने की धमकी देकर उसे सुकना के साथ सौदा नहीं करवा सकता था। जैसे, अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो अपनी बॉडी सुकना के हवाले कर दो। गेटो सीधा जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, ऐसे सौदे इंसान अपनी मर्जी से ही कर सकता है, किसी और की ज़बरदस्ती की वजह से ऐसा जादुई सौदा नहीं किया जा सकता। महितो ये बात समझने के बाद अपनी गलती पर गौर करता है और कहता है, शायद मुझे उसका रूप बदलने के बजाय उसे कोई गहरी और जानलेवा छोड़ देनी चाहिए थी। तब शायद सुकुना उस लड़के को बचाने के लिए अपनी पलटवार शक्ति का इस्तेमाल करता। लेकिन सुकुना का नाम आते ही उसकी सख्त आवाज़ गूंजती है, अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ़ कहीं के। महितो सुकुना के गुस्से को याद करते हुए कहता है, लेकिन उस कमरे में बहुत अकड़ है, शायद वो तब भी ऐसा करने से मना कर देता। महितो फिर जोगो की तरफ देखकर सुकुना की असली ताकत का जिक्र करता है। वो कहता है, सुकुना को छूकर मुझे उसकी असली ताकत का एहसास हुआ। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम गेटो के प्लान के हिसाब से काम करें। सुकुना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जोगो ये सुनकर हैरानी से पूछता है, यानी हम सारी उंगलियां हासिल करके सुकुना को दे दें? महितो सीधा जवाब देता है, हाँ। जोगो कुछ देर सोचता है, फिर अपना फैसला करते हुए कहता है, भले ही ऐसा करने के चक्कर में हम सब खत्म हो जाएं। उसके लहजे में अब कोई हिचकिचाहट नहीं होती। वो पुरअज़म अंदाज में कहता है, तो ठीक है, वैसे भी मुझे जिंदा रहकर जीत का जश्न मनाने का कोई शौक नहीं है। शापित शक्तियों के राज से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महितो जोगो की ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, वाह, ये हुई ना बात। अब उनका मकसद और प्लान साफ हो चुका होता है। गेटो प्लान समझाते हुए कहता है, तो सबसे पहले जुजुत्सु हाई स्कूल में मौजूद वो 6 उंगलियां हासिल करते हैं। जोगो भी मानता है कि उन उंगलियों को हासिल करना ज़रूरी है और कहता है, उन्हें लाना ज़रूरी है। वैसे भी जुजुत्सु हाई ने यूजी को इसलिए ज़िंदा रखा है ताकि उसे सुकुना की सारी उंगलियां दी जा सकें। जोगो आगे कहता है, उंगलियों का मिलना यूजी के लिए तय है। गेटो संजीदगी से समझाता है कि जुजुत्सु हाई के ऊंचे रैंक वाले यूजी की असल कैपेसिटी से वाकिफ नहीं है। वो कहता है, जुजुत्सु हाई के ऊंचे रैंक वाले ये नहीं जानते कि यूजी में वेसल के तौर पर कितनी ताकत है और वो बेकाबू हुए बिना कितनी उंगलियां निगल सकता है। गेटो आगे कहता है, जब तक सारी उंगलियां नहीं मिल जाती वो यूजी को और उंगलियां नहीं निगलने देंगे। बस एक इंसान उनके खिलाफ है। गोजो का जिक्र करते हुए कहा जाता है, मैं उसे सारी उंगलियां दे देना चाहता हूँ। गेटो फिक्र के साथ कहता है, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करते रहें और यूजी वहाँ ख़त्म हो जाए। जोगो भी अब इंतज़ार के हक़ में नहीं होता और पुरअज़म अंदाज में कहता है, तो फिर चलते हैं शेर की मांद में, इसके अलावा और रास्ता ही क्या है। गेटो अपना प्लान सामने रखते हुए कहता है, मैंने प्लान बना लिया है और इसीलिए मैंने अपने पास जो उंगलियां थी वो जुजुत्सु हाई के हाथ लगने दी हैं। इसके बाद सीन बदलता है और गोजो ननामी के साथ नजर आता। गोजो बोर होता हुआ ननामी से कहता है, ननामी, मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मज़ेदार सी बात करो ना। गोजो फिर अचानक एक अजीब सा आइडिया देता है, चलो एक काम करते हैं, हम कल के बच्चे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं, साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी करेंगे और एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। ननामी ये सुनकर परेशान हो जाता है और सीधे लहजे में कहता है, ये काम तुम अकेले ही करो, कैसा बेहुदा आइडिया है ये। गोजो ननामी की तरफ देखकर हैरानी का ड्रामा करता है
और कहता है, अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरू गोजो की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है? फिर गोजो खुद ही मजाक में जवाब देता है, हर एक बात। ननामी भी उसकी मस्कारी का सीधा जवाब देते हुए कहता है, हाँ हर एक बात। ननामी गोजो की बातों को सुनकर कहता है, अच्छा है, तुम ऐसे ही मस्करी करते रहो, वैसे भी यूजी को हंसी मजाक की सख्त ज़रूरत है। गोजो फिर ननामी को देखकर एक अहम बात कहता है, तुम कई मुश्किल मिशंस पर जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। ननामी ये सुनकर फौरन कहता है, अरे लेकिन मुश्किल मिशन से मेरा ये मतलब नहीं था। गोजो फिर बात को सीरियस डायरेक्शन में ले जाता है और पूछता है, अच्छा ननामी, तुमने जुनपे के घर मिली उस उंगली के बारे में बताया? ननामी संजीदगी से जवाब देता है, मैंने तुम्हें उस उंगली के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था तुम उस इंसिडेंट के लिए भी खुद को जिम्मेदार समझोगे। गोजो हैरानी से पूछता है, वो उंगली अब कहाँ है? ननामी जवाब देता है, मैंने वो उंगली सीनियर्स के हवाले कर दी है। अगर मैं तुम्हें देता तो तुम सीधा सुकुना की उंगली निगल लेते। इसके बाद बाबा आई संजीदगी से पूछते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूजी को सबके सामने वापस लाना ठीक होगा? ननामी जवाब देते हैं, अगर एक्सचेंज इवेंट के वक्त सबको पता चल गया कि यूजी अभी जिंदा है तो जुजुत्सु हाई के सीनियर्स उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गोजो पुरआतेमाद लहजे में कहता है, अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा और इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी वक्त यूजी इटोडोरी एक्साइटेड होकर कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अभी के अभी सबसे मिलना चाहता हूँ। यूजी की एक्साइटमेंट देखकर गोजो उसे समझाता है कि इतने दिन गायब रहने के बाद अचानक सबके सामने आना ठीक नहीं होगा। गोजो कहता है, इतने दिन गायब रहने के बाद तुम अचानक सबके सामने नहीं आ सकते। सोचो, जो इंसान 2 महीने पहले मर चुका था वो अचानक उनके सामने जिंदा खड़ा हो जाए तो सबका रिएक्शन क्या होगा? फिर गोजो मुस्कुराते हुए कहता है, इसलिए तुम्हारी वापसी एक सरप्राइज होगी। यूजी ये बात सुनकर और भी खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट के साथ कहता है, ये आइडिया काफ़ी कूल है। सतोरू गोजो ने यूजी को समझाते हुए कहा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तुम्हें देखकर खुशी से हंसेंगे और रोएंगे। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी शॉक हो जाएंगे, किसी का तो गला तब भर आएगा। गोजो अपनी बात को मजाकिया अंदाज में आगे बढ़ाते हुए कहता है, और तुम्हारी वापसी से शायद ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाएगी। यूजी ये सुनकर खुशी से हंस पड़ता है और कहता है, वाह, मुझे ये प्लान पसंद है। यूजी को अब अपनी वापसी का इंतज़ार और भी ज़्यादा होने लगता है क्योंकि गोजो ने उसे एक सिंपल रिटर्न के बजाय एक प्रॉपर सरप्राइज बना दिया होता है। इसके बाद सीन नोबारा की तरफ शिफ्ट होता है। नोबारा हैरानी से पूछती है, क्या हुआ, तुम सब नहीं जा रहे? उसकी बात सुनकर पांडा भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और हैरानी से पूछता है, एक मिनट, इवेंट क्योतो में नहीं टोक्यो में होने वाला है? माकी सीधे अंदाज में जवाब देती है, हाँ। फिर माकी पांडा की बात का मजाक बनाते हुए कहती है, तो कुछ लोग पूरे टाइम एक गलत फहमी में जी रहे थे। पांडा पिछले इवेंट को याद करते हुए कहता है, पिछले साल टोक्यो इवेंट में प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, सिर्फ यूता ने पार्टिसिपेट किया था और उसने अकेला ही ओपोनेंट्स को हरा दिया था। माकी उस बात को क्लियर करते हुए कहती है, ये रीका के फ्री होने से पहले की बात थी। इसी दौरान कियोतो के स्टूडेंट्स टोक्यो के स्टूडेंट्स के पास पहुंचते हैं और उनकी तरफ देखते हुए एक कियोतो स्टूडेंट कहता है, तो ये हैं टोक्यो के स्टूडेंट्स। कियोतो के स्टूडेंट्स पहली नज़र में ही टोक्यो टीम का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। मैं जेनिन टोक्यो के फर्स्ट ईयर्स को देखकर कहती है, इनके फर्स्ट ईयर्स तो काफ़ी वीक लग रहे हैं। पांडा ये बात सुनते ही उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुमने मुझे देखकर ऐसा क्या सोच लिया? मैं को अभी तक ये समझ नहीं आया होता कि पांडा असल में है क्या, इसलिए वो हैरानी से पूछती है, तुम पांडा हो? पांडा बिल्कुल सीधा जवाब देता है, हाँ मैं पांडा हूँ। उसकी बात सुनकर एक कियोतो स्टूडेंट और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये सच में बात करता है? टोक्यो और कियोतो के स्टूडेंट्स के दरमियान पहली मुलाकात ही मजाक और हैरानी से भर जाती है। माकी कियोतो वालों को देखते हुए कहती है, कियोतो वालों को देखकर लगता है आज का इवेंट इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों टीम्स के बीच शुरू से ही टांग खींचने और मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। कियोतो के स्टूडेंट्स टोक्यो वालों को कम समझने की कोशिश करते हैं, जबकि टोक्यो टीम भी पीछे हटने के मूड में नहीं होती। पांडा पुरजोश अंदाज में कहता है, देखते हैं कौन जीतता है। माकी पांडा को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहती है, बस अपनी एनर्जी बचाकर रखना। इवेंट शुरू होने से पहले ही दोनों टीम्स के बीच कंपटीशन का माहौल बन चुका होता है
और हर कोई दूसरी टीम को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी अचानक एक आवाज़ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। सतोरू गोजो वहाँ आते हुए कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। गोजो बिल्कुल अपने यूजुअल अंदाज में लेट आता है और फिर मजाक या लहजे में बताता है, मैं कुछ दिन बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन गया हुआ था और देखो मैं सबके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। पांडा गोजो को देखकर कहता है, गोजो सेंसेई, आप हमेशा की तरह लेट हैं। गोजो इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं मानता और खुशी से कहता है, तुम लोगों के लिए भी गिफ्ट्स हैं और क्योतो वालों के लिए भी। गोजो सबको गिफ्ट्स देने लगता है और कुछ देर के लिए सबका ध्यान गिफ्ट्स की तरफ चला जाता है। लेकिन गोजो के पास सिर्फ ये छोटे मोटे गिफ्ट्स नहीं होते, उसके पास सबके लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। गोजो मुस्कुराते हुए कहता है, और अब तुम सबके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। सबकी नज़रें गोजो की तरफ उठ जाती हैं। फिर गोजो यूजी को सबके सामने लेकर आता है। यूजी सबके सामने खड़ा होता है और बिल्कुल सिंपल अंदाज में सबकी तरफ देखकर कहता है, सरप्राइज। यूजी को सामने देखते ही पूरा माहौल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि सामने खड़ा यूजी असल में कैसे जिंदा है, क्योंकि सब ये मान चुके थे कि यूजी मर चुका है। यूजी खुद भी उन सब के चेहरों को देखकर हैरान होता है और पूछता है, तुम सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों नहीं लग रहे? गोजो फौरन अपने मजाकिया अंदाज में सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है, अरे ये रहा तुम सबका बिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त। मकी यूजी को गौर से देखते हुए हैरानी से कहती है, ये सच में यूजी है? मेगुमी भी यूजी को सामने देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर शौक इतना गहरा होता है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता। यूजी सबकी तरफ देखते हुए समझ जाता है कि उसकी अचानक वापसी ने सबको कितना बड़ा शौक दिया है। वो थोड़ी उदासी के साथ कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ। अब सबकी आंखों के सामने यूजी खड़ा होता है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ। यूजी अपनी तरफ से सबको समझाते हुए कहता है, सॉरी, मैंने अब तक अपने जिंदा होने की बात तुम सबसे छुपाई। पांडा के अंदर खुशी और गुस्सा दोनों एक साथ होते हैं। वो यूजी को देखकर कहता है, बेवकूफ, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? यूजी पांडा की बात सुनकर मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था। गोजो अपने प्लान को सक्सेसफुल होता देखकर खुशी से कहता है, और देखा, सरप्राइज सक्सेसफुल। इस तरह यूजी की अचानक वापसी से टोक्यो के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरा माहौल ही बदल जाता है और अब एक्सचेंज इवेंट से पहले सबके सामने सबसे बड़ा सरप्राइज आ चुका होता है। यूताहिमे इयोरी सभी स्टूडेंट्स को एक्सचेंज इवेंट के रूल्स समझाते हुए कहती है, टोक्यो और क्योतो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट 2 दिन तक चलेगा। पहले दिन ग्रुप बैटल होगी, जिसे बेसिकली कर्स्ड एनर्जी को खत्म करने की रेस कहा जा सकता है। फिर वो कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल बताती है। जो टीम कंपटीशन में छोड़ी गई ग्रेड 2 कर्स्ड स्पिरिट को सबसे पहले खत्म करेगी, वही विनर होगी। सिर्फ ग्रेड 2 ही नहीं बल्कि ग्रेड 3 और उससे कम पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट्स भी पूरे एरिया में छोड़े जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को मल्टीपल ओपोनेंट्स का सामना करना पड़े। यूटाहिम आगे कहती है, अगर सनसेट तक ग्रेड 2 कर्स्ड स्पिरिट को कोई टीम खत्म नहीं कर पाती, तो फिर जिस टीम ने सबसे ज़्यादा कर्स्ड स्पिरिट्स को एलिमिनेट किया होगा वही जीतेगी। इस बैटल में दोनों टीम्स को एक दूसरे को रोकने की पूरी फ्रीडम होगी, लेकिन कर्स्ड स्पिरिट्स के खिलाफ फाइट में टोक्यो और क्योतो के स्टूडेंट्स एक ही साइड पर समझे जाएंगे। यूताहिमे ये भी क्लियर करती है कि एक्सचेंज इवेंट का मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को अपनी एबिलिटीज़ और अपने टीममेट्स की स्ट्रेंथ्स समझने का मौका देना भी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, किसी की जान नहीं लेनी और ना ही किसी को इतना सीरियसली इंजोर करना है कि वो ठीक ही ना हो सके। रूल्स समझाने के बाद स्टूडेंट्स को इवेंट की जगह पर जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कंपटीशन दोपहर में ऑफिशियली शुरू होने वाला है। इसी दौरान पांडा मजाकिया अंदाज में बताता है कि अब सबको पता चल गया है कि वो असल में बात कर सकता है। तोगे इनुमाकी सिर्फ कहता है, सैल्मन। पांडा फिर तोगे की टेक्निक समझाते हुए कहता है, तोगे इनुमाकी की टेक्निक का नाम कर्स्ड स्पीच है। मेगुमी बताता है कि तोगे जो भी वर्ड्स बोलता है उनका सामने वाले पर कर्स्ड इफेक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से तोगे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बहुत लिमिटेड वर्ड्स यूज़ करता है, ताकि गलती से उसकी टेक्निक किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। पांडा समझाता है कि अगर तोगे किसी को कोई स्ट्रॉन्ग कमांड दे तो उस कमांड का असर सामने वाले पर पड़ सकता है, लेकिन
कर्स्ड स्पीच की भी अपनी लिमिटेशंस है। हर इंसान पर इसका इफेक्ट सेम नहीं होता, और अगर तोगे किसी पावरफुल ओपोनेंट के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड यूज करे तो कर्स्ड एनर्जी का बैकलैश खुद तोगे पर भी आ सकता है। लेकिन फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सामने आती है, अगर यूजी के साथ तोगे भी हुआ तो? कर्स्ड स्पीच यूजर के सामने सबका एक साथ जाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि तोगे अपनी टेक्निक की मदद से एक ही कमांड के जरिए कई लोगों को रोक सकता है। नोरितोशी कामो कहता है कि अगर तोगे की लोकेशन और मूवमेंट की इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए तो सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। इसके बाद बात माकी की तरफ चली जाती है। माकी को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टूडेंट अपने ऊपर लेने की बात करता है, और ज़रूरत पड़ने पर फर्स्ट ईयर वाली लड़की को भी संभालने का प्लान बनाया जाता है। आओई टोडो इस कन्वर्सेशन के बीच लड़कियों में इंटरेस्ट को लेकर मजाक करता है, लेकिन बात धीरे धीरे दोबारा सीरियस हो जाती है। अब एक्सचेंज इवेंट शुरू होने वाला है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं कि कंपटीशन के पीछे चल रहा ये सीक्रेट प्लान पूरी बैटल का रुख बदलने वाला है। सातोरू गोजो उताही में इयोरी को समझाते हुए कहता है, जुजुत्सु हाई के अंदर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कर्स्ड सरसर्स या कर्स्ड स्पिरिट्स के साथ मिला हुआ है। युताही में ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा मुमकिन नहीं, अगर कोई ऐसा करता तो कोई उसका साथ ज़रूर देता। गोजो फिर अपने हाल ही के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहता है, हाल ही में मेरा कुछ अनयूजुअल कर्स्ड स्पिरिट से सामना हुआ है। ये स्पिरिट्स इंसानों की तरह बात कर सकती हैं और मिलकर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रही हैं। गोजो के मुताबिक ये नॉर्मल कर्स्ड स्पिरिट्स नहीं हैं, इसलिए उनके पीछे किसी और का हाथ होने का चांस है। वो कहता है, इसलिए मुमकिन है कि कोई कर्स्ड सॉर्सरर उनके साथ मिला हुआ हो। गोजो ये भी क्लियर करता है कि सिर्फ कर्स्ड स्पिरिट्स पर शक करना काफ़ी नहीं, बल्कि जुजुत्सु हाई के अंदर मौजूद लोगों पर भी नज़र रखनी होगी। वो कहता है, क्योटो के स्टूडेंट्स पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। युताही में सिचुएशन को हल्का करने के लिए मज़ाक में कहती है, अगर ऐसा है तो शायद मैं खुद भी ट्रेटर हो सकती हूँ। गोजो फ़ौरन उसकी बात का मजाक बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम तो बहुत वीक हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है। उताही में गोजो की बात सुनकर गुस्से में कहती है, सीनियर से बात करने की तहजीब भी है या नहीं। इस मजाक के बीच दूसरी तरफ मेगुमी यूजी की तरफ देखता है और उसकी फिक्र करते हुए पूछता है, यूजी तुम ठीक हो? यूजी जवाब देता है, मुझे पता है मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेगुमी समझ जाता है कि यूजी उसके सवाल को गलत समझ रहा है, इसलिए वो क्लियर करता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या नहीं। यूजी कुछ पल के लिए रुकता है और फिर कहता है, हाँ मेरे साथ कुछ हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूजी अपनी पिछली सिचुएशन को याद करते हुए भी हिम्मत नहीं हारता और कहता है, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बाद अब मैं किसी भी हाल में हारना नहीं चाहता। यूजी की ये बात सुनते ही आओई तोदो भी पुरजोर अंदाज में कहता है, मैं भी किसी हाल में हारना नहीं चाहता। यूजी तोडो की बात सुनकर उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। पांडा भी एक्साइटमेंट में टोक्यो टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब क्योतो वालों को अपनी स्ट्रेंथ दिखा देते हैं। माकी उन सबको इतना शोर मचाते देखकर कहती है, बस करो, इतना शोर मत मचाओ। लेकिन पांडा रुकने के बजाय माकी के नाम का स्लोगन लगाते हुए कहता है, माकी के सीनियर के लिए हम ज़रूर जीतेंगे। माकी और ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है, मैंने कहा ना, स्लोगन्स लगाना बंद करो। इस तरह मजाक और एक्साइटमेंट के बीच सब अपनी अपनी जगह रेडी होते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सचेंज इवेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। यूजी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, जीत हमारी होगी। लेकिन इसी के बाद हमें अगले एपिसोड के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। सीन अचानक एक फ़नी डायरेक्शन में चला जाता है, जहां तकाड़ा एक पुरानी सुशी शॉप विजिट कर रही होती है। तकाड़ा कैमरा के सामने कहती है, आज हम एक पुरानी सुशी शॉप विजिट करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ की सुशी में आखिर इतनी खास बात क्या है। फिर तकादा शेफ से पूछती है, शेफ आप कब से सुशी बना रहे हैं? शेफ जवाब देता है, जब मैं 20 साल का था तब से। तकाड़ा उसकी बात सुनकर हैरानी का इजहार करती है और मजाकिया अंदाज में कहती है, ओह तो इसका मतलब लगभग 300 साल हो गए। शेफ भी अजीब सिचुएशन में सिर्फ कहता है, जी हाँ। तकादा सुशी टेस्ट करती है और उसके टेस्ट से काफ़ी इम्प्रेस होती है। वो खुशी से कहती है, वाह ये तो काफ़ी डिलीशियस है। लेकिन फिर तकाड़ा अपनी अजीब बात से सबको हैरान कर देती है और पूछती है, लेकिन क्या मैं शेफ़ का भी फूड खा सकती हूँ? शेफ़ फ़ौरन मना कर देता है
और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तकादा की अजीब हरकतें और सवाले की वजह से पूरी सिचुएशन और भी फनी बन जाती है। इसके बाद तकादा का टीवी सेगमेंट कंटिन्यू होता है, जहां ओपीपी के मीनिंग को लेकर भी एक फ़नी जोक होता है और सीन का मजाकिया मूड बना रहता है। लेकिन इन फ़नी सीन्स के पीछे असली स्टोरी में एक सीरियस डेंजर बढ़ता जा रहा होता है। यूजी इटोडोरी को अभी तक पता भी नहीं होता कि एक्सचेंज इवेंट के पीछे उसके खिलाफ एक डेंजरस प्लान बन चुका है। एक तरफ सतोरू गोजो और बाकी सॉर्सरर्स अनयूजुअल कर्स्ड स्पिरिट्स के पीछे छुपे राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कियोतो के स्टूडेंट्स अपने सीक्रेट मिशन के लिए रेडी है। अब एक्सचेंज इवेंट शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार सिचुएशन सिर्फ टोक्यो और कियोतो के बीच कंपटीशन तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इस बार असली टारगेट सिर्फ कंपटीशन जीतना नहीं, बल्कि यूजी इटोडोरी है, जहां सतोरू कोजो स्टूडेंट्स को बताता है कि कुछ ही देर में सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट शुरू होने वाला है। लेकिन इवेंट शुरू करने से पहले गोजो मजाक करते हुए कहता है, हमारी प्यारी यूता हिमे इयोरी मैडम स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए 2 प्यारे से अल्फाज कहेंगी। यूता हिमे ओरी फौरन स्टूड अप स्टूडेंट्स को समझती है कि कंपटीशन के दौरान थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, लेकिन सबको जहां तक मुमकिन हो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गोजो उसकी बात बीच में ही ख़त्म करते हुए कहता है, ठीक है, बस हो गया। उताहिमे गुस्से में गोजो को डांटती है, जबकि गोजो बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कहता है, तो चलिए अब सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट शुरू करते हैं। उताहिमे फिर भी उसे सीनियर्स की इज्जत करने की नसीहत करती है, लेकिन नोबारा समझ जाती है कि गोजो नहीं सुधरेगा। इसी दौरान स्टूडेंट्स तोदो के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं ज़नीन जवाब देती है, मुझे उसके बारे में क्या पता, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या। दूसरी तरफ यूजी पूछता है कि बड़ी ग्रेड 2 कर्स्ड स्पिरिट आखिर कहाँ होगी। पांडा समझाता है कि उसे टोक्यो और कियोतो की दोनों टीम्स के बीच कहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन वो एक ही जगह पर नहीं रुकेगी। माकी बताती है कि तय किए गए वक्त पर टोक्यो के स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रुप्स में बन जाएंगे और कर्स्ड स्पिरिट को ढूंढना शुरू करेंगे। फिर अचानक एक छोटी कर्स्ड स्पिरिट सामने आ जाती है। पांडा उसे देखकर कहता है, ये तो छोटी शक्ति है। मेगुमी भी सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी वक्त आओई तोदो सामने आकर कहता है, बढ़िया, तुम सब यहाँ हो, आओ सब मिलकर मुझसे लड़ो। यूजी फौरन तोदो पर हमला कर देता है। टोक्यो के स्टूडेंट्स ये देखकर चीखते हैं, भागो। मेगुमी समझ जाता है कि तोदो अकेला ही वहाँ रुक गया है और कहता है कि यूजी को उसका सामना करने का काम देना सही फैसला था। नोबारा भी तोदो की खतरनाक पर्सनैलिटी को देखकर कहती है कि उसे पहले ही पता था वो किसी राक्षस से काम नहीं। पांडा यूजी को तसल्ली देता है कि उसे तोदो की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसी बीच यूजी और तोदो के बीच ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। माँ की समझाती है कि तोदो इवेंट शुरू होते ही सब पर टूट पड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी उसके साथ मिलकर अटैक कर सकती है। उसके मुताबिक तोदो इतना पावरफुल है कि सबसे बुरा सिनारियो ये होगा कि टोक्यो के सारे स्टूडेंट्स मिलकर भी उसका सामना करें और फिर भी तोदो सबको हरा दे। इसलिए उनका प्लान ये था कि सिर्फ एक स्टूडेंट तोदो को रोकेगा, जबकि पांडा या मेगुमी पीछे रहकर उसे उलझाए रखेंगे। लेकिन अब यह जिम्मेदारी यूजी को लेनी होगी। माँ की यूजी को समझाती है, तुम्हें टोडो को हराना ज़रूरी नहीं है, बस उसे इतनी देर रोकना है कि हम बाकी लोग सेफली वहाँ से निकल सकें। पांडा मजाक में यूजी को और प्रोवोक करते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो खुलकर फाइट कर सकता है, क्योंकि उन्हें उसकी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा भरोसा नहीं। यूजी ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या कहा? पांडा फौरन माफ़ी मांगता है और याद दिलाता है कि वैसे भी यूजी को तोदो का सामना करना ही था। मेगुमी बिल्कुल सिंपल अंदाज में कहता है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस पर पांडा उसे बोरिंग कह देता है। लेकिन यूजी अब बिल्कुल सीरियस हो चुका होता है। वो अपनी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, लेकिन सीनियर, अगर ये काम मैं करूँगा तो मैं हर हाल में जीतूंगा। आओई तोदो यूजी के अटैक से बचकर हैरानी से कहता है, अच्छी स्पीड है। यूजी भी उसकी मूवमेंट्स देखकर कहता है, कमल है, मैंने तो इसे बहुत ज़ोर से मारा था। तोडो फौरन सीरियस हो जाता है और कहता है, अब हिसाब बराबर होगा, तू मुझसे नहीं बचेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर ज़बरदस्त अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। यूजी अपना हाथ देखकर कहता है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा था कि टूट गया होगा। अगर वो कर्स्ड स्पिरिट हमारे बीच में ना आती तो शायद सच में टूट भी जाता। लेकिन तोडो मौका मिलते ही यूजी के चेहरे पर एक ज़ोरदार किक मार देता है। तोडो उसे देखकर पूछता है, हार मान ली? तो अब मैं किसका पीछा करूं? लेकिन यूजी फिर भी उठ खड़ा होता है। तोडो ये देखकर हैरान होता है और कहता है, अभी जान बाकी है। यूजी गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से मेरा सर फोड़कर चले जाओगे? ज़रा सोचो, अगर मैं और ज़्यादा पागल हो गया तो क्या करूँगा?
तोड़ो बिल्कुल बेफिक्र होकर कहता है, कोई बात नहीं। तकादा कहती है कि जो मर्द थोड़े पागल होते हैं वही परफेक्ट होते हैं। यूजी हैरानी से पूछता है, ये तकादा कौन है? मुझे किसी सेलिब्रिटी में इंटरेस्ट नहीं है। तोड़ो फौरन उसकी बात पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो एक सेलिब्रिटी है? यानी तुम जानते हो कि वो कौन है? फिर तोड़ो यूजी से उसका नाम पूछता है। यूजी जवाब देता है, यूजी इटोडोरी। तोड़ो कहता है, अच्छा यूजी इटोडोरी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर वो अचानक पूछता है, तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद हैं? यूजी हैरान होकर कहता है, क्या? तोड़ो अपना सवाल दोबारा दोहराता है और कहता है, तुमसे जो पूछा है उसका मुझे जवाब दो। यूजी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया, लेकिन मेरी पसंद होगी एक खूबसूरत लंबी लड़की जिसकी फिगर अच्छी हो, बिल्कुल सनी लियोन जैसी। ये जवाब सुनते ही तोड़ो अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और यूजी भी उसकी अजीब सोच को देखकर हैरान रह जाता है। तोड़ो फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं तकादा को प्रपोज करने वाला हूँ। यूजी फौरन जवाब देता है, हाँ ऐसा बिल्कुल मत करना, बाद में रोगे धोगे तो मुझे संभालना पड़ेगा, मेरा सर दर्द मत बढ़ाओ। तोड़ो हैरानी से पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो मुझे मना कर देगी? यूजी भी उसी अंदाज में पलट कर कहता है, पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें हाँ कहेगी? तोड़ो अपनी बात समझाने के लिए एक मिसाल देता है और कहता है, पता है एन सलीवन ने हेलन केलर से एक बार क्या कहा था? कोशिश करने से पहले हार मान लेने वाले बेवकूफ़ होते हैं, समझे? यूजी फौरन उसकी बात करेक्ट करते हुए कहता है, लेकिन ये तो इन्होंने कहा था। इसी इमेजिनेशन में तकादा भी सामने आती है और तोड़ो को रिजेक्ट करते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तोड़ो हैरानी से पूछता है, ऐसा तो नहीं कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ? यूजी उसकी बात सुनकर कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। फिर यूजी कहता है, चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें रामेन खिलाता हूँ। इसी के बाद सीन दूसरी तरफ चला जाता है। आओए तोड़ो यूजी से कहता है, तुम अपने शहर में कभी किसी से हारे नहीं हो, है ना? लगता है हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। यूजी हैरानी से जवाब देता है, लेकिन हम तो अभी अभी मिले हैं। उधर केयोतो के कुछ स्टूडेंट्स यूजी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, इसी डायरेक्शन में सीधा आ जाओ, लेकिन तोड़ो यहाँ मौजूद है। एक और स्टूडेंट कहता है, कोई बात नहीं, उसने हमसे कहा था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर अचानक सब स्टूडेंट्स यूजी पर हमला कर देते हैं। एक स्टूडेंट अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अंधेरे का जादू, रोशन छलावा। हमला करने के बाद वो हैरान होकर कहता है, तेज धार, क्या ताकत है? मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन इसे थोड़ी चोट तो लगनी चाहिए थी। यूजी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और कहता है, ये मुझे घेर रहे हैं, एक मिनट, क्या ये सब मुझे भगाने के लिए आए हैं? लेकिन इसी वक्त तोड़ो यूजी को बचा लेता है। हमला करने वाला स्टूडेंट हैरान होकर कहता है, ये क्या, मैं यूजी की जगह कैसे आ गया और वो मेरी जगह कैसे पहुंच गया? तोड़ो गुस्से में कहता है, ओए मैंने कहा था ना, अगर मेरे काम में टांग अड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नोरितोशी कामो फौरन उसकी बात करेक्ट करते हुए कहता है, तुमने ये नहीं कहा था, तुमने कहा था कि अगर हम तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तब तुम हमें मारोगे। फिर कामो तोड़ो की टेक्निक को समझते हुए कहता है, क्या ये यूजी की टेक्निक नहीं है? तोड़ो जवाब देता है, तो ये मेरी टेक्निक थी, एक ही बात है, दफा हो जाओ। मैनिन ये देख कर कहती है, लगता है वो पीछे हट रहा है। फिर कि वो कहती है, डरपोक, चलो शुक्र है, लेकिन इसे जिंदा मत छोड़ना। तोड़ो सख्त लहजे में जवाब देता है, अब वो तो देखा जाएगा, मुझ पर रोक मत चलाओ। यूजी ये सब देखकर हैरान होता है और कहता है, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? पहले मुझे मारने वाले थे और अब ऑथर्स में ही लड़ रहे हैं। तोड़ो यूजी की तरफ देखकर कहता है, वैसे भी मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छे से मुकाबला ना करूँ। उधर एक क्योतो स्टूडेंट कहता है, हाँ इसीलिए मैंने कहा था कि उसे छोड़ दो, हमारी शुरुआत ही खराब हुई है और अगर ऊपर रहकर तलाश नहीं करूँगी तो हम कर्स्ड स्पिरिट्स को ढूंढकर ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। वो स्टूडेंट से परेशान होकर कहती है, ये सब कितने निकम्मे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा, मैं ही अकेली इस काम के काबिल हूँ। मेगुमी उसकी लोकेशन का पता लगाता हुए कहता है, यूज़ नीचे लाओ, और फिर उस पर अटैक कर देता है। एक स्टूडेंट हैरानी से कहता है, अरे नहीं, बेचारी निश्मिया को बचाओ। मैं जेनिन सिचुएशन को समझ कर कहती है, समझ गया,
हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेगुमी दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, बताओ कहाँ हो, क्या तुम लोग यूजी को मारना चाहते हो? फिर मेगुमी को कुछ अजीब लगता है। पांडा भी कहता है, हाँ अजीब तो है, सारे क्योटो स्टूडेंट्स एक साथ उसी इलाके की तरफ क्यों जा रहे हैं जहाँ यूजी है, और तोड़ो भी पहले से वहीं मौजूद है। मकी कहती है, तो क्या वो कर्स्ड स्पिरिट भी वहीं होगी? मेगुमी जवाब देता है, नहीं, मेरा डीमन डॉग उस वहाँ जाते हुए नहीं देख पाया, यानी वो बहुत चालाक है, लगता है वो यूजी को मारना चाहते हैं, है ना? नोबारा हैरानी से कहती है, क्या बोल रहे हो, वो ऐसा क्यों करेंगे? माकी कहती है, ये हो सकता है। पांडा भी बताता है, उन्हें देखकर तो नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता है प्रिंसिपल गकुगन जी ने उन्हें ऐसा करने को कहा होगा। नोबारा गुस्से से कहती है, और क्या क्योतो के स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ़ हैं कि किसी के कहने पर एक इंसान की जान ले सकते हैं? पांडा समझाता है, वो यूजी को हमारी तरह इंसान नहीं मानते। तुम दोनों ने यूजी के साथ कई दिन बिताए हैं, हमें भी कुछ वक्त पहले ही पता चला था कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते। पांडा आगे कहता है, जुजुत्सु सरसर्स आम इंसान नहीं होते, लेकिन जो लोग हमारे यूजी के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें ये सोचकर डर लगता है कि वो सुकुना का वेसल है। उनके लिए यूजी को मारना एक कर्स्ड स्पिरिट को ख़त्म करने जैसा ही है। बड़े बड़े जुजुत्सु सरसर्स भी ऐसे मामले में इंसान को मार देते हैं। माकी फ़ौरन मेगुमी से कहती है, फुशिगुरो, हमें वापस जाना होगा। मेगुमी माफ़ी मांगता है, लेकिन माकी कहती है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो बेवकूफ़? इस एक्सचेंज इवेंट में जीत या हार से ज़्यादा ज़रूरी हमारे दोस्त की जान है। पांडा कहता है, नोबारा और मैं जाकर देखते हैं कि यूजी सेफ है या नहीं, क्योंकि वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तुम उस बड़ी कर्स्ड स्पिरिट को ढूंढ कर ख़त्म करो। तोगे इनुमाकी कहता है, बोनीटो फ्लेक्स। पांडा कहता है, मुझे पता है तुम्हें भी यूजी की बहुत फिक्र है, लेकिन अगर मैं सही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योतो के स्टूडेंट्स ग्रुप बैटल की अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर यूजी की जान लेना चाहते हैं। अगर ग्रुप बैटल ख़त्म हो गई तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नोबारा बात समझकर कहती है, बात तो सही है। पांडा कहता है, मुझे मैकी भी फिक्र हो रही है, हम उन्हें यूजी की जान नहीं लेने देंगे और साथ ही ये ग्रुप बैटल भी जीतेंगे। नोबारा फ़ौरन कहती है, बिल्कुल सही, लेकिन तोड़ो को फ़ोन क्यों नहीं करते? फिर वो हैरानी से पूछती है, ये बताओ, इस इवेंट के लिए वायरलेस रेडियो या ब्लूटूथ ईयरबड्स क्यों नहीं दिए गए? अगर सबके पास कम्युनिकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम होता तो एक दूसरे से बात करना कितना आसान होता। पांडा कहता है, मुझे वो पसंद नहीं है, उनसे ध्यान भटकता है और जब भी कॉल आता है तो हम चूप जाते हैं। नोबारा जवाब देती है, तो तुम लड़ते वक्त उन्हें उतार सकते हो। इसी दौरान मीवा का सामना मेगुमी के शिकिगामी से होता है। मीवा हैरानी से कहती है, तो ये है मेगुमी का शिकिगामी, इसके पंखों में बिजली है, लगता है कुछ वक्त तक मैं उड़ नहीं पाऊंगी। तभी पांडा और नोबारा वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो निशिमिया, आओ खेलते हैं। निशिमिया उन्हें देखकर कहती है, अरे बाप रे, ये कितने गावर है। दूसरी तरफ मेगुमी कामो से सीधा सवाल करता है, बताओ कामो, क्या तुम लोग यूजी को मारना चाहते हो? कामो पलट कर पूछता है, अगर मैंने हाँ कह दिया तो क्या होगा, बताओ मुझे। मेगुमी जवाब देता है, तो तुम नाकाम हो गए। तुम्हें बता दूं, यूजी इतनी आसानी से मारने वालों में से नहीं है। कामो कहता है, हम उसे क्यों मारना चाहेंगे? मेगुमी जवाब देता है, तुम यही चाहते हो, सीनियर्स और 3 बड़े क्लैंस भी यही चाहते हैं। इसी वक्त यूजी और टोडो की फाइट और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। टोडो यूजी की फाइटिंग देखकर कहता है, ये तो सच में बहुत मजबूत है, आसपास की चीज़ों को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कामो यूजी की मूवमेंट को देखते हुए कहता है, कहाँ गया वो, ये अगला मूव भी बहुत जल्दी सोच लेता है। फिर यूजी के अटैक्स को देखकर कामो हैरान होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें तोड़ो जितनी ताकत है। इसकी बॉडी छोटी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। कामो आगे कहता है, इसकी कर्स्ड एनर्जी के अटैक्स में बहुत दम है। कर्स्ड एनर्जी के फ्लो को देखकर इसके अटैक्स को पहले से भान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी कर्स्ड एनर्जी थोड़ी देर बाद अटैक करती है। ये बिल्कुल। फिर वो अचानक अपनी बात रोक कर कहता है, गलत है, गलत है। मकी हैरानी से कहती है, ये टोडो की आवाज़ थी। निशिमिया जवाब देती है, हाँ उसी की थी। अब मुझे समझ आया कि तुम यूजी को ख़त्म क्यों नहीं कर पाई। मकी फिर निशिमिया से पूछती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ?
तुमने खुद को निशिमिया से दूर क्यों कर लिया? क्या तुम अपनी टेक्निक अपने दोस्तों से भी छुपा रही हो? मीवा कहती है, यूजी को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन मैं बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस इवेंट में तुम्हें आसानी से जीतने दूंगी। फिर बात जुजुत्सु सॉर्सरर्स के रैंक्स तक पहुँचती है। मीवा बताती है, जुजुत्सु सॉर्सरर्स का रैंक सीनियर्स की रिकमेंडेशन पर ऊपर बढ़ता है ना? इसलिए जिन लोगों की ऊपर तक पहुँच नहीं होती, उनके लिए ये एक्सचेंज इवेंट बहुत ज़रूरी होता है। जो स्टूडेंट्स इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें पढ़ाई के दौरानों ही रैंक बढ़ाने के कई मौके दिए जाते हैं। इसी की एक और इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं, कोई भी सूरसर अपने ही स्टूडेंट की रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। मीवा कहती है, इसलिए गोजो सेंसे भी यूजी को ग्रेड 1 सूरसर बनाने की रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। मीवा अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है, मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। माकी पूछती है, क्यों? मीवा जवाब देती है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरे 2 भाई हैं। माकी कहती है, वैसे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माई के साथ भी नहीं बनती, तुम कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो। मीवा कहती है, शायद फिर भी मैं पूरा जोर लगा कर लड़ूंगी। फिर वो साफ कर देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पर तरस खाओ। उधर तोड़ो और यूजी की फाइट जारी रहती है। तोड़ो यूजी की कर्स्ड एनर्जी को समझते हुए कहता है, तुम जो थोड़ी देर बाद कर्स्ड एनर्जी का अटैक करते हो, ये वाकई तुम्हारी बहुत बुरी आदत है दोस्त। फिर तोड़ो समझाता है, मतलब कर्स्ड एनर्जी का डबल इम्पैक्ट। यूजी हैरानी से कहता है, ये अचानक क्या बकवास कर रहा है? तोड़ो सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम इसी टेक्निक से खुश रहोगे तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। फिर तोड़ो यूजी को चैलेंज करते हुए कहता है, अगर तुम इसी लेवल पर रहना चाहते हो तो तुम और मैं कभी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रह सकते। तोड़ो पूछता है, क्या तुम यही चाहते हो? यूजी सीधा जवाब देता है, पता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोड़ो कहता है, तुम हमेशा कमज़ोर रहना चाहते हो। यूजी फौरन जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। तोड़ो ये सुनकर खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तुम पर नाज है मेरे दोस्त। इसके बाद हमें अगले एपिसोड का एक सीन दिखाया जाता है, जहां माकी कहती है, ऐसा लड़का जो कम से कम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। मैं फौरन जवाब देती है, हाँ, तुम मुझसे ये पूछने वाली होती, कौन हो? मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसी दौरान एक लड़की पूछती है, तुम्हें पता है सेबेस्टियन स्टैन कौन है? मीवा जवाब देती है, उसकी बॉडी कितनी मस्त है, देखो, सबकी लड़कियों की तरह मुझे भी हैंडसम लड़के पसंद है, और ऐसा इंसान जिसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगे और जिसके साथ रहकर ऐसा महसूस हो कि मेरी पूरी दुनिया बस वही है। ये कहने के बाद मीवा शर्मा कर कहती है, अरे यार, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। उधर गोजो किसी लड़की के बारे में पूछते हुए कहता है, यार, उसका क्या नाम है? अरे अरे अरे, वही लड़की जो बहुत नेक दिल लग रही थी और जिसका बर्ताव भी अच्छा था, बताओ ना उसका नाम। उताही में उसके लफ्ज़ों को दोहराते हुए कहती है, नेक दिल, दिल, नेक दिल। फिर अचानक समझ जाती है और कहती है, ओ मीवा। इसके बाद मीवा अपने काम में बिजी होती है और मेचामारू से कहती है, मेचमारू, नोरितोशी से कहना कि उदायमा सीनियर ने उसे बुलाया है। फिर वो कहती है, मेचमारू, प्लीज़ ये तोड़ो को दे देना। मीवा दोबारा कहती है, मेचमारू, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, ये तोड़ो। फिर वो अपनी बात ठीक करते हुए कहती है, तोड़ो सीनियर और कामो सीनियर को दे दो। मेचामारू परेशान होकर कहता है, तुम सब हमेशा मुझे बीच में क्यों घसीटते हो? मीवा जवाब देती है, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। इसी बीच तोड़ो की नज़र ताकड़ा पर पड़ती है और वो होकर कहता है, अब ताकड़ा लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। एक स्टूडेंट हैरानी से पूछता है, क्या कहा? इबाराकी की? वो इबाराकी की है, कमालर है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मीवा परेशान होकर कहती है, क्योंकि वो दोनों एक नंबर के खद्दोस लोग हैं, मुझे अभी भी उनसे बहुत डर लगता है। मैं कहती है, लेकिन अगर मैंने ऐसा कहा तो फिर ये कभी भी मेरा काम नहीं करेगा। मीवा हैरानी से पूछती है, मेचमारू? मेचमारू कहता है, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, हमें मिशन पर जाना है। मीवा हैरानी से पूछती है, नहीं, पर क्यों? फिर थोड़ा सोच कर कहती है, चलो, ये अच्छी बात है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है।
जहाँ टोडो आर्ट टीचर की बात याद करते हुए समझाता है, हमारे हाथ हमारी आंखों के गुलाम होते हैं। जब तक हमारी आंखें अच्छे और बुरे को पहचानना नहीं सीखती, तब तक हम अपने हाथों से अच्छे आर्टवर्क्स नहीं बना सकते। अक्सर हाई लेवल आर्टिस्ट्स भी यही कहते हैं, लेकिन ये उसूल सिर्फ आर्ट तक ही महदूद नहीं है। हमेशा जिसकी नज़र ज़्यादा तेज़ और काबिल होती है, वो दूसरों से बहुत जल्दी आगे निकल जाता है। टोडो यूजी की फाइटिंग को देखते हुए सोचता है, मेरे दाएं हाथ का सीधा पंच पड़ने से पहले ही ये पूरी तेज़ी से बाएं तरफ कट मार देता है। यूजी पहले इतनी फुर्ती से नहीं लड़ रहा था, लेकिन अब ये हर पल बेहतर होता जा रहा है और मुझे टक्कर दे रहा है। क्या खूबसूरती से इसने मुझे नीचे पटक दिया। दूसरी तरफ यूजी भी टोडो के अटैक को समझने लगता है और सोचता है, अभी मैं इसके मुंह पर मार सकता हूँ, ये वार खाली नहीं जाएगा। इसने मेरे मुक्के को पूरी स्पीड पकड़ने से पहले ही रोक लिया। टोडो यूजी की डबल इम्पैक्ट को समझते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस तरह पीट कर जीतो। तुम्हारी डबल इम्पैक्ट तुम्हारी उस कर्स्ड एनर्जी का नतीजा है, जो तुम्हारी बेहिसाब फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले में थोड़ी देर से रिएक्ट करती है। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक टेढ़ी चाल है। एक आम जादूगर को समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ और उसके होश उड़ जाएंगे। ये वार काफ़ी ताकतवर भी है, कम से कम छोटे दर्जे के दुश्मनों के लिए, लेकिन अव्वल दर्जे की शक्तियों के सामने ये बेकार है। उनके सामने तुम क्या करोगे? यूजी पूरे यकीन से जवाब देता है, अपने हर वार में मैं अपनी पूरी कर्स्ड एनर्जी लगाऊंगा। टोडो कहता है, बहुत खूब। पता है तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी पीछे क्यों रह जाती है? क्योंकि तुम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। यूजी हैरानी से पूछता है, क्या? फिर यूजी कहता है, एक सेकंड, मुझे लगा था तुम मुझे कर्स्ड एनर्जी को तेजी से डायरेक्शन देना सिखाओगे। टोडो समझाता है, हम उसे सही डायरेक्शन देते हैं और इसकी वजह हमारी सोच होती है। मेरी नब्बी में गुस्सा भरा है, इसीलिए मेरा खून खोल रहा है। असल में कर्स्ड एनर्जी भी ऐसी ही बुरी फीलिंग से पैदा होती है। ये नभी में पैदा होकर पूरे जिस्म में फैलती है। कहते हैं कि ये नभी से हमारी छाती, फिर कंधों, बाजों और आखिर में हाथों तक पहुंचती है। टोडो आगे कहता है, जिस्म को इस तरह अलग अलग हिस्सों में देखने की वजह से ही कर्स्ड एनर्जी पीछे रह जाती है। वैसे उसे डायरेक्शन देने का ख्याल पूरी तरह गलत नहीं है। शुरुआत के लिए यह ठीक है, लेकिन अगर तुम इसी तरह रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जादूगर कितना भी माहिर हो, उसकी पावर को समझना उतना ही मुश्किल होता है, बल्कि तुम उसके बिल्कुल उलट हो। फिर टोडो यूजी से पूछता है, मुझे बताओ, क्या हम नबी से सोचते हैं? क्या हम बिना सोचे ही अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है यूजी? इस दुनिया में हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों एक बनकर जिंदा रहते हैं। इतनी आम बात होने के बावजूद लोग इसे समझ नहीं पाते। यूजी टोडो की बात समझकर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया टोडो, अब मैं कुछ समझ गया हूँ। टोडो कहता है, अब मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मेरी ताकत तुम्हें सही त्रादे दिखाएगी। बस हारना मत यूजी, बेहतर बनकर सबको दिखाओ, होशियार रहना। इसके बाद सीन नोबारा और कियोटो स्टूडेंट्स की तरफ शिफ्ट होता है। नोबारा सख्त लहजे में पूछती है, क्या हुआ? ज़रा मुबिया से जवाब दो। तुम्हारे उस बूढ़े ने तुम्हें यूजी को मगेने इक्वाई के लिए कहा है ना? मीवा हैरानी से सोचती है, ये लड़की तो बहुत अक्लमंद है। नहीं नहीं, ये ज़रूर पांडा का अंदाज़ा होगा। नोबारा कहती है, क्या बकवास कर रही हो? देखो, तुम्हें बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी को मारना चाहती हूँ, उस घटिया माकी को, जिसकी मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। मीवा परेशान होकर कहती है, हाँ। नोबारा फौरन हैरान होकर कहती है, ये क्या हो रहा है? हमारा ना बोलने वाला मेंबर भी इससे बेहतर रिएक्शन देता है। ये क्या, इसे गुस्सा नहीं आ रहा? लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर नोबारा को याद आता है और वो कहती है, ओह याद आया, तुम्हारे पास भी कम बोलने वाला एक रोबोट है ना? मैं उसके पुर्जे पुर्जे खोल कर कबद में बेच दूंगी। पांडा ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, बाप रे। इसी वक्त मेचामारू बताता है, पांडा सीनियर, ये एक शापित लाश है। ये मर नहीं सकती, लेकिन कुछ वक्त के लिए हिल भी नहीं पाएगी। फिर मेचामारू मीवा की तरफ देखकर कहता है, वैसे तुम मेरे बारे में कुछ कह रही थी ना? मीवा गुस्से में कहती है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। नोबारा गुस्से से कहती है, मैं इस नादान लड़की को हराऊंगी। मैं इसे दिखाऊंगी कि मैंने कितनी मुश्किलें सही हैं
और इसे समझाऊंगी कि एक औरत के लिए जुजुत्सु सॉर्सरर की ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ पांडा मेचामारू का सामना करते हुए कहता है, उल्लू बना दिया। सामने आने के बजाय तुम छुप कर सबकी मदद करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये ज़्यादा सेफ है, लेकिन लगता है हम दोनों की खूब जमेगी क्योंकि हम एक जैसे हैं। मेचामारू फौरन जवाब देता है, कठपुतली कहीं की, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। पांडा हैरान होकर कहता है, हेड है यार, हमें तो शापित शक्तियों को ख़त्म करना था। मेचामारू अपना अटैक एक्टिवेट करते हुए कहता है, सॉर्ड ऑप्शन, बूस्ट ऑन, अल्ट्रा स्पिन, आखिर कब तक बचोगे? पांडा उसके हमलों से बचते हुए सोचता है, मुझे ये मुकाबला जल्दी ख़त्म करना होगा। मैं इसे छोड़कर नोबारा की मदद कर सकता था, लेकिन ये दूर से मुझ पर हमला कर सकता है। हमें मेचामारू, निशिमिया और मीवा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तुम ताकतवर हो, लेकिन आखिर तुम किस दर्जे के सॉर्सरर हो? मेरे ख्याल से तुम्हारा दर्जा इतना ही होना चाहिए, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि नोबारा इसे हरा पाएगी। मेचामारू कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरा दर्जा जानने की कोई ज़रूरत है, फिर भी बता देता हूँ, पहले से कम दर्जा। इतना कहकर वो ज़ोर से अटैक करता है, अल्ट्रा कैनन। पांडा फौरन समझ जाता है कि ये हमला कितना खतरनाक है और कहता है, ये अटैक एक बहुत बड़े इलाके तक असर करेगा। फिर मेचामारू अपनी टेक्निक की ताकत बढ़ाते हुए कहता है, गर्मी की ताकत। पांडा महसूस करता है कि इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा शापित एनर्जी खर्च हो रही है, जबकि मेचामारू कहता है, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसका कोर ख़त्म करना होगा। इसी दौरान यज्ञ शापित गुद के बारे में समझाता है। शापित गुद उन बेजान चीज़ों को कहा जाता है जिनमें शापित शक्ति मौजूद हो और जो अपनी मर्जी से काम कर सकते हों। इंसानों के बनाए हुए शापित गुड्डे में एक कोर होता है जिसमें उनकी जान महफूज रहती है। फिर यागा अपना तारुफ करवाते हुए कहता है, मैं मासामिची यागा हूँ। मैंने पांडा को बनाया है जो सबसे बेहतरीन शापित गुड्डा है। मैं शापित गुड्डे बनाने की टेक्निक में सबसे माहिर हूँ। पांडा एक ऐसा शापित गुड्डा है जिसमें अपने इमोशंस मौजूद हैं। यागा आगे कहता है, और उसकी सबसे खास बात यह है कि पांडा सिर्फ पांडा नहीं है। उधर मेचमारू पांडा की फुर्ती देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये हद से ज़्यादा फुर्तीला है। पांडा उसकी असली हकीकत समझने की कोशिश करते हुए कहता है, अगर तुम्हारे जैसा कोई और होता तो मैंने कभी ना कभी उसके बारे में ज़रूर सुना होता, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। यानी तुम असल में शापित गुद्दा नहीं हो, मतलब तुम एक सॉर्सरर हो जो दूर रहकर इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। पांडा फिर कहता है, लोग तुम्हें शापित गुद्दा कहते हैं तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों, मेरे जैसा कहलाना पसंद नहीं? ये तो बहुत गलत बात है, तुमने मेरा दिल दुखा दिया। पांडा उसकी शापित एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शापित एनर्जी पैदा कर रहे हो तो तुम्हारा असल जिस्म ज़्यादा दूर नहीं हो सकता, वरना तुम उस इलाके के बाहर होते। मतलब तुम्हारे उस पतले से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे खिलाने होंगे, इसलिए मुझे इसे नहीं बल्कि तुम्हें हराना चाहिए। मेचामारू सख्त लहजे में जवाब देता है, तुम किसी को नहीं हरा पाओगे। करिश्माई सौदा, इसके बारे में सुना है? ये कोई मामूली सौदा नहीं है जो लोग आम तौर पर करते हैं। इस सौदे में हमारा जिस्म पैदाइश के वक्त ही एक कीमत अदा करता है। मेचामारू अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ बताते हुए कहता है, जब मैं पैदा हुआ था मेरी दाई बाजू और घुटने के नीचे का हिस्सा मौजूद नहीं था। कमर के नीचे मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। मेरी खाल इतनी नाजुक है कि चांद की रोशनी से भी जलती है। हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पूरे जिस्म में सुइयां चुभ रही हों। फिर वो बताता है कि इस कीमत के बदले उसे बहुत बड़ी शक्ति मिली, लेकिन इस सब के बदले मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति मिली। मैं बेहद लंबी दूरी से अपनी शापित टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा शापित एनर्जी पैदा कर सकता हूँ। मेचामारू कहता है, लेकिन मुझे इन शक्तियों की कभी ख्वाहिश नहीं थी। अगर मेरी शापित टेक्निक के बदले मुझे एक आम जिस्म मिल सकता तो मैं उसे खुशी खुशी कबूल कर लेता। इसीलिए जब मैं तुम जैसे शापित जिस्म को इतनी आज़ादी से घूमते हुए देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। गुस्से में मेचमारू अपना सबसे खतरनाक हमला एक्टिवेट करता है, अल्टीमेट मेचमारू एल्बेट्रॉस। पांडा फौरन महसूस करता है कि इस अटैक में हद से ज़्यादा शापित एनर्जी है। अटैक की पोजीशन देखकर उसे अंदाज़ा होता है कि इसका निशाना नोबारा भी हो सकती है। पांडा कहता है, मुझे ये अटैक रोकना होगा, और वो फौरन अपना अल्टीमेट कैनन इस्तेमाल करता है। ज़ोरदार तकरार के बाद मेचामारू हैरानी से पूछता है,
क्या ये मर गया? नहीं, इस जैसी बेजान चीज भला कैसे मर सकती है? पांडा खुद को संभलते हुए कहता है, तुमने अपनी कामजोरी का जिक्र करते हुए अपनी टेक्निक मेरे सामने बता दी। तुम तो वाकई बहुत अक्लमंद सॉर्सरर हो। मेचामारू पांडा को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये मेरी अल्टीमेट कैनन का सीधा वार सहने के बाद भी जिंदा है। लेकिन अगले ही पल मेचामारू के अंदर का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है। वो चीख कर कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या है? ये मेरा कौन सा रूप है? यागा बताता है, ये पांडा सिर्फ पांडा नहीं है। फिर यागा पांडा को एक ऐसी हकीकत बताता है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। वो कहता है, पांडा, तुम्हारा एक बारा भाई और एक बारी बहन भी है। पांडा हैरानी से जवाब देता है, ये सच नहीं हो सकता। यागा यकीन दिलाते हुए कहता है, ये बिल्कुल सच है। वो दोनों तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। पांडा हैरान होकर पूछता है, मेरे अंदर? यागा कहता है, हाँ, एक दिन तुम खुद सब समझ जाओगे और जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी वो दोनों तुम्हें अपनी पूरी ताकत देंगे। अब पांडा अपनी असल कुव्वत का राज समझाता है। आमतौर पर एक कर्स्ड कॉर्प्स के अंदर सिर्फ एक कोर होता है, लेकिन मेरे अंदर 3 कोर हैं। मैं इनमें से किसी एक को अपना मेन कोर बनाकर अपना पूरा रूप बदल सकता हूँ। पहला है पांडा कोर, जो मेरे अंदर बैलेंस मेंटेन करता है। दूसरा है गोरिल्ला कोर, जो छोटी हो या बारी हर तरह की लड़ाई में मुझे बेहिसाब ताकत देता है। और तीसरा है मेरी बेलगाम बहन। पांडा अपनी करंट सिचुएशन का जायजा लेते हुए कहता है, मेचामारू के पहले अटैक ने मेरी बहन वाले कोर को और उसके अभी वाले ताकतवर अटैक ने पांडा कोर को खत्म कर दिया है। अब मुझे इसे अपने गोरिल्ला मोड से ही हराना होगा। मेचामारू पांडा के नए मोड को देखकर कहता है, इस मोड में तोड़ जितनी ताकत तो नहीं है, लेकिन इसके अभी वाले अटैक ने मेरे पुर्जे तक हिला दिए हैं। मैं इसका अटैक सीधा रोक कर भी नहीं बच सकता। अब समझ आ गया, ये गोरिल्ला मोड की स्पेशल मूव है। पांडा अपनी स्पेशल मूव के बारे में बताता है। हाथ के हथौड़ जैसा ये अटैक ऐसा है जिसे बचना आसान नहीं। अगर ये वार मेचामारू के सर या सीने पर लग गया तो उसका काम फौरन तमाम हो जाएगा। फिर पांडा अपनी हालत का जायजा लेते हुए कहता है, मेरा दाया हाथ भी अडवाउ नहीं कर रहा। इस वजह से मैं अल्टीमेट कैनन इस्तेमाल नहीं कर सकता। गोरिल्ला मोड मेरी कर्स्ड एनर्जी को बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है, इसलिए मुझे इसे जल्दी हराना होगा। पांडा मेचामारू की स्ट्रेटजी को समझते हुए कहता है, मैंने इसका दाया हाथ तोड़ दिया है और ये अल्टीमेट कैनन भी इस्तेमाल कर चुका है। अब ये सिर्फ बाएं हाथ से ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन ये भी अपने अटैक्स को बेहिसाब इस्तेमाल नहीं करेगा। पांडा आगे सोचता है, मेचामारू को लगता है कि मेरे ब्लास्ट्स 2 बार मुझे ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन असल में उसने मेरे 2 कोर्स को लगभग ख़त्म कर दिया है। अब ये या तो मुझे बिल्कुल करीब से ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा या फिर मुझे किसी तरह काट कर हराना चाहेगा। लेकिन क्लोज कॉम्बैट में मैं ज़्यादा माहिर हूँ। इसी वक्त पांडा को कुछ अजीब नज़र आता है और वो कहता है, ये क्या? लगता है इसने अभी छत से ये चीज़ उठाई है। पांडा फौरन समझ जाता है कि मेचामारू ने उसका ध्यान भटकाया था। वो कहता है, पहले इसने मेरा ध्यान भटकाया और फिर अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाकर अटैक कर दिया। ये ऐसी चालों में काफ़ी माहिर है, लेकिन अब मेरा निशाना नहीं चूकेगा। मेचामारू पांडा के कोर को समझने की कोशिश करते हुए कहता है, कोर हमेशा वहाँ होता है जहाँ सबसे ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी मौजूद हो, और तुम्हारे केस में ये जगह है। कठपुतली होने के बावजूद तुमने अच्छा मुकाबला किया। पांडा जवाब देता है, मुझे दूसरी शापित कठपुतलियों जैसा मत समझना। मैं अपनी ताकत की मदद से अपने कोर की पोजीशन छुपा सकता हूँ। तुम्हें तो ये भी पता नहीं था कि मेरे पास 1 से ज़्यादा कोर है। तुम इसलिए हार गए क्योंकि तुमने शापित कठपुतलियों को कमज़ोर समझा। पांडा थोड़ी देर रुककर कहता है, जब से मेरा जन्म हुआ है मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसमें मेरी तरह की बात हो। मुझे लगा था हम दोनों थोड़े बहुत एक जैसे हैं, इसलिए शायद एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन मुझे कभी इंसानों से जलन नहीं हुई। मेचामारू हैरानी से पूछता है, क्या? पांडा इंसानों के बारे में अपनी सोच बताते हुए कहता है, खुद सोचो, इंसान कितने अजीब होते हैं। वो अपनी जान दांव पर लगाकर अपने मकसद के लिए लड़ते हैं और फिर अगले ही पल ऐसे जीने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर ये कैसा तरीका है? लेकिन मुझे इंसानों की वो बातें पसंद है जो मुझ में नहीं हैं, चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना हो।
मैं जानता हूँ कि तुमने भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें सही होंगी। पांडा मिचमारू को समझाते हुए कहता है, मिचमारू, मुश्किलें सहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा सही हो। खुद सोचो, ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तुम जुजुत्सु सॉर्सरर ही क्यों बने? क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए बस यही काम था। शायद तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर तुम जिंदगी में कुछ और करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसी दौरान कैमो वहाँ पहुँचकर कहता है, मैं कैमो हूँ, अपनी ताकत को इस तरह ज़या मत करो। क्या पता कल तुम्हें एक से ज़्यादा दुश्मनों का सामना करना पड़े। तोडो भी अपने अंदाज में कहता है, जो मिचमारू फौरन ये नहीं बता सकता कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है, वो कभी भी एक काबिल जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं बन सकता। मीवा मिचमारू के लिए कुछ लाते हुए कहती है, मिचमारू, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लेकिन मैं चॉकलेट्स की जगह ए वोल्टास लाई हूँ। सुना है तुम्हें ये पसंद है। मिचमारू फौरन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीवा हैरानी से जवाब देती है, लेकिन मैंने तो यही कहा था। मिचमारू कुछ देर खामोश रहने के बाद दिल की बात कह देता है, एक दिन मुझे सबके साथ रहना है। पांडा हैरानी से पूछता है, क्या कहा तुमने? मिचमारू कहता है, पता नहीं, मेरा असली रूप देखने के बाद भी तुम मेरी मदद करना चाहोगे या नहीं? पांडा हंसकर जवाब देता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा असली और अजीब रूप देखकर मैं डर जाऊंगा? मैं एक पांडा हूँ। फिर पांडा कहता है, फिर मिलते हैं, अगली बार मुझसे आमने सामने मिलना। मिचमारू शर्मिंदगी छुपाते हुए कहता है, चुप करो कठपुतली कहीं के। पांडा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, एक और बात, अपना फ़ोन मुझे दे दो ना। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ मीवा हैरानी से कहती है, यकीन नहीं होता, ये लड़की तो वाकई बहुत ताकतवर है। फिर मीवा किसी को मैसेज देते हुए कहती है, नोरितोशी से कहना कि यूता हिमे सीनियर ने उसे बुलाया है। उसके बाद वो मिचमारू से कहती है, मिचमारू, प्लीज़ ये तोड़ो को दे देना। नोबारा भी उसे कहती है, मिचमारू, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, ये तोड़ो सीनियर और कामो सीनियर को दे दो। मिचमारू परेशान होकर कहता है, तुम सब हमेशा मुझे ही बीच में क्यों घसीट लेते हो? तुम सब हमेशा मुझे ही बीच में क्यों घसीट लेते हो? तोदो फोरा कहता है, मुझे अभी किसी भी बात पर डिस्कशन नहीं करनी। वैसे क्या तकाडा अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है? कामो हैरानी से पूछता है, क्या कहा? इबारा की? हाँ, वो इबारा की है। कमाल है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। मीवा उन दोनों से तंग आकर कहती है, क्योंकि वो दोनों एक नंबर के खौस लोग हैं। मुझे अभी भी उन दोनों से बहुत डर लगता है। फिर मीवा सोचती है, लेकिन अगर मैंने ये बात कह दी तो फिर ये कभी भी मेरा काम नहीं करेगा। नोबारा मिचमारू को देखकर कहती है, मिचमारू, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मीवा कहती है, अब हमें मिशन पर जाना है। मिचमारू हैरान होकर पूछता है, नहीं, लेकिन क्यों? फिर कुछ सोचकर वो कहता है, चलो, कम से कम ये अच्छी बात है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। होगे या नहीं? पांडा हंसकर जवाब देता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा असली और अजीब रूप देखकर मैं डर जाऊंगा? मैं एक पांडा हूँ। फिर पांडा कहता है, फिर मिलते हैं, अगली बार मुझसे आमने सामने मिलना। मिचमारू शर्मिंदगी छुपाते हुए कहता है, चुप करो कठपुतली कहीं के। पांडा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, एक और बात, अपना फ़ोन मुझे दे दो ना। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ मीवा हैरानी से कहती है, यकीन नहीं होता, ये लड़की तो वाकई बहुत ताकतवर है। फिर मीवा किसी को मैसेज देते हुए कहती है, नोरितोशी से कहना कि यूता हिमे सीनियर ने उसे बुलाया है। उसके बाद वो मिचमारू से कहती है, मिचमारू, प्लीज़ ये तोड़ो को दे देना। नोबारा भी उसे कहती है, मिचमारू, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, ये तोड़ो सीनियर और कामो सीनियर को दे दो। मिचमारू परेशान होकर कहता है, तुम सब हमेशा मुझे ही बीच में क्यों घसीट लेते हो? तुम सब हमेशा मुझे ही बीच में क्यों घसीट लेते हो? तोदो फोरा कहता है, मुझे अभी किसी भी बात पर डिस्कशन नहीं करनी। वैसे क्या तकाडा अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है? कामो हैरानी से पूछता है, क्या कहा? इबारा की? हाँ, वो इबारा की है। कमाल है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। मीवा उन दोनों से तंग आकर कहती है, क्योंकि वो दोनों एक नंबर के खौस लोग हैं। मुझे अभी भी उन दोनों से बहुत डर लगता है।
फिर मीवा सोचती है, लेकिन अगर मैंने ये बात कह दी तो फिर ये कभी भी मेरा काम नहीं करेगा। नोबारा मेचमारू को देखकर कहती है, मेचमारू, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मीवा कहती है, अब हमें मिशन पर जाना है। मेचमारू हैरान होकर पूछता है, नहीं, लेकिन क्यों? फिर कुछ सोच कर वो कहता है, चलो, कम से कम ये अच्छी बात है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।